डेली सीसैट प्रैक्टिस में ये अपना सेकंड लेक्चर है जहाँ पे हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप सीधा इस वाले लेक्चर पे आए हैं तो इससे पहले मैं एक लेक्चर ऑलरेडी और डाल चुका हूँ। उस पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साथ में ये जितने भी लेक्चर्स मैं डालता हूँ इनका अपडेट और बाकी यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट के जो पीडीएफ्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से बेस्ड। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 333 एंड 666 आर डिविजिबल बाय 5? यूपीएससी ऐसा कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है कि आपको एक पर्टिकुलर रेंज दे देगा। जैसे यहां पे आपको एक रेंज दी हुई है 333 से लेके 666 तक, और कह रहा है इस रेंज में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनको हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। अब आप एक एक करके गिनने बैठोगे उसमें तो बहुत समय लग जाएगा, और एग्जाम में आपको पता है हमारे को स्पीड से क्वेश्चन करना होता है कि अभी आप गिन रहे हो 335 हो गया, 340 हो गया, 345 हो गया एंड सो ऑन। इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हमारे को क्वेश्चन तो 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना है अगर हमारे को तेजी से करना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट होता है, और वो शॉर्टकट है n2 माइनस n1 अपॉन d प्लस 1। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि सर ने क्या टर्म्स लिख दिए, मैं अभी आपको एक एक टर्म एक्सप्लेन करूंगा। n2 का मतलब होता है लास्ट टर्म। अच्छा, कैसा लास्ट टर्म सर? देखिए, ये जो रेंज हमारे को दी हुई है 333 से 666 तक, यहां पर आप ये ढूंढिए कि 5 से आखिरी नंबर कौन सा डिविजिबल है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि 666 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं थोड़ा पीछे चलूं तो मेरे को दिखता है कि 665 जो है वो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 से डिविजिबल कौन नंबर होते हैं? जिनके लास्ट में या तो 5 होता है या जिनके लास्ट में 0 होता है। तो 666 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इस रेंज का आखिरी नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो 665 है। तो यहां पे n2 की वैल्यू आ गई 665। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसे रेंज दी होती है तो उसमें n2 का मतलब होता है आखिरी नंबर जो उस नंबर से डिविजिबल हो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। सिमिलरली n1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है इस रेंज में पहला ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल हो। मेरे को दिख रहा है 333 5 से डिविजिबल नहीं होता। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, 334 नहीं, 335 हाँ, ये मेरे को दिख रहा है कि 5 से डिविजिबल है क्योंकि उसके लास्ट में 5 आ रहा है। देखिए आप, एक चीज जो एस्पिरेंट कई बार गलती करते हैं, मेरे क्लास में भी जब चैट सेक्शन में मैं आंसर मांगता हूं तो एस्पिरेंट कई बार गलती कर देता है। वो गलती मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि एस्पिरेंट कई बार क्या करता है, यहां पे बोल देगा सर n1 हो गया 330 या n2 हो गया 670। ये गलती आपने नहीं करनी है। क्यों? ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे को ऐसे नंबर्स चाहिए जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाए करें। 330 जो है वो इसके बीच में नहीं है, 670 जो है वो भी इसके बीच में नहीं है। तो हमारे को ऐसे नंबर चाहिए होते हैं जो इनके बीच में लाए करें, ना कि बाहर। 330 भी इसके बाहर है और 670 भी इसके बाहर है। तो n2 और n1 हमारे पास आ गया। अब ये कैपिटल डी क्या होता है? कैपिटल डी कुछ नहीं होता, कैपिटल डी वो नंबर होता है जिससे हमारे को डिवाइड करना है। इस केस में कैपिटल डी की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। n2 का मतलब 665 माइनस n1 का मतलब 335 अपॉन d का मतलब 5 प्लस 1। 665 माइनस 335 आ गया 330 अपॉन 5 प्लस 1। ये हमारे पास आ गया 66 प्लस 1 दैट इज 67। तो हमारा आंसर आ गया ए 67। तो इस शॉर्टकट से इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं काफी आसान हो जाते हैं। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या मेरे को ये सीरीज कंटिन्यू रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, और अगर आपको पिछले वाले लेक्चर से और इस वाले लेक्चर से कोई फायदा हो रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करिए। आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरे को समझ आएगा कि हाँ आपको इससे बेनिफिट हो रहा है और मेरे को ये चालू रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कैलेंडर बेस्ड। आपको पता है आजकल कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन हर साल हमारे को देखने को मिलता है। तो वो कह रहा है कि अगर 15 मई 2023 को मंडे था तो 12 में 2081 को कौन सा दिन होगा? अब ये इतनी लंबी रेंज दे दी। आप देखिए 2081 से लेके 2023 तक इतनी लंबी रेंज दे दी।
सर ये कैसे सॉल्व करते हैं? आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि 2023 और 2081 के बीच में ऐसे बहुत सारे ईयर्स आएंगे जो लीप ईयर होंगे, और ऐसे बहुत सारे ईयर्स आएंगे सर जो कि नॉन लीप होंगे। नॉन लीप का मतलब जिसमें 365 डेज होते हैं, लीप का मतलब जिसमें 366 डेज होते हैं, राइट? ठीक है। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि सपोज अगर मेरे को दिया हुआ है कि आज क्या तारीख है, आज है 18 जनवरी 2024 और आज है थर्सडे, ठीक है। अगर मेरे को निकालना है कि 18 जनवरी 2025 को क्या होगा, तो मैं यहां पे +2 कर दूंगा। सर +2 क्यों? +2 इसलिए क्योंकि 18 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2025 तक जाने में मेरे को बीच में 29 फरवरी पड़ता है। अगर मेरे को 18 जनवरी 2026 निकालना होगा तो मैं सिंपल +1 करूंगा, मतलब कि संडे। आप कैलेंडर में चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक। सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आपने एक जगह +2 कर दिया, एक जगह +1 कर दिया। आप एक बार क्लियरली बताओ कि ये क्या हो रहा है। अच्छा समझिए, बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप एक तारीख से दूसरी तारीख पे जंप मार रहे होते हो, आपको अपने दिमाग में सिर्फ एक तारीख के ऊपर फोकस करना है कि क्या बीच में 29 फरवरी आती है या नहीं आती है, ठीक है। अगर मैं 18 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2025 की तरफ जंप मारता हूं, तो मेरे को दिखता है कि बीच में 29 फरवरी 2024 आती है, क्योंकि 2024 लीप ईयर है। तो 18 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2025 जाने में 29 फरवरी आ रही है, इसलिए +2। 18 जनवरी 2025 से 18 जनवरी 2026 तक जाने में बीच में 29 फरवरी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि 2025 जो है वो लीप ईयर नहीं है, वो 28 फरवरी को खत्म हो जाएगा। इसलिए 18 जनवरी 2025 से 18 जनवरी 2026 तक जाने में लीप ईयर नहीं आता, इसलिए +1। तो यहां पे हम शॉर्टकट समझ गए क्या, कि अगर एक तारीख से दूसरी तारीख में जंप करना है और बीच में 29 फरवरी आती है तो +2 होगा, अगर बीच में 29 फरवरी नहीं आती तो +1 होगा। अच्छा ठीक है, मतलब कि जब जब बीच में लीप ईयर पड़ेगा तो हमारे को +2 करना होता है, और जब जब बीच में नॉन लीप ईयर पड़ेगा तो +1 करना होता है। हाँ सर, ये तो हम समझ गए। नाउ यहां पे आपको ये देखना है कि 2023 से जब आप 2081 पे जंप मारोगे तो बीच में से बहुत सारे ईयर्स आएंगे जो लीप ईयर होंगे, और बीच में से बहुत सारे ईयर्स आएंगे जो नॉन लीप होंगे। मतलब कुछ जगह पे +1 होगा और कुछ जगह पे +2 होगा, ठीक है। अब लीप ईयर जो होता है वो ऐसा ईयर होता है जो कि 4 से डिविजिबल होता है। हाँ ये तो हमारे को पता है कि जैसे 2016 हो गया, 2020 हो गया, 2024 हो गया, 2028 हो गया, 2032 हो गया। इस तरीके से जो भी ईयर 4 से डिविजिबल होते हैं वो लीप ईयर होते हैं, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, इस रेंज के अंदर जितने लीप ईयर हैं, मतलब जितने ऐसे ईयर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, हमारे को वो निकालने हैं। सर अभी अभी इसका तो हमने शॉर्टकट यहां पे करा कि अगर हमारे को एक रेंज दी हुई है और हमारे को एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल ईयर्स निकालने हैं, तो हम तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे? n2 माइनस n1 अपॉन 4 +1। यहां पे 4 ले लेंगे नीचे, क्यों? क्योंकि हमारे को इस बार डी की वैल्यू 4 दी हुई है कि हमारे को वो ईयर्स निकालने हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि हमारे को लीप ईयर निकालने हैं, ठीक है। आप n2 क्या होगा, लास्ट ईयर जो 4 से डिविजिबल है। n1 क्या होगा, फर्स्ट ईयर जो 4 से डिविजिबल है इस पूरी रेंज में, 2023 से लेकर 2081 तक, ठीक है। अगर मैं n1 की वैल्यू देखूं तो मेरे को क्लियरली दिखता है कि 2024 होगी n1 की वैल्यू, कि 2023 के बाद पहला लीप ईयर कौन सा आ रहा है, 2024। और n2 की वैल्यू क्या आएगी, 2081 से पहले ऐसा कौन सा ईयर है जो लीप ईयर होगा, मेरे को क्लियरली दिखता है 2080, क्योंकि 2080 जो है 4 से डिविजिबल है। तो मेरे पास n2 और n1 की वैल्यू आ गई, मतलब कि 2080 माइनस 2024 अपॉन 4 +1, ये आता है 56 अपॉन 4 +1, 14 + 1 दैट इज 15।
इस एक्सरसाइज से ये निकल के आया कि 2023 से लेके 2081 तक ऐसे 15 ईयर्स होंगे जो लीप ईयर होंगे, ऐसे 15 साल होंगे जो लीप ईयर होंगे, ऐसे 15 ईयर्स होंगे जहां पे हमारे को +2 करना है। लीप ईयर में क्या करना था? +2 ही तो करना था। 2081 माइनस 2023, टोटल इनके बीच में 58 ईयर्स का गैप है। समझिए, अगर हमारे को 2023 से 2081 तक जंप मारना है तो टोटल 58 ईयर्स का गैप है। इस 58 ईयर्स में हमने निकाल लिया कि इन 58 ईयर्स में से 15 साल जो हैं वो लीप ईयर हैं, तो मतलब कि 43 ईयर्स जो हैं दे आर नॉन लीप। अगर 15 लीप ईयर हैं इस 58 ईयर्स के ब्रैकेट में, इस 58 ईयर्स के ब्रैकेट में अगर 15 लीप ईयर है तो हमारे को दिख रहा है 43 नॉन लीप ईयर है। मतलब कि 15 बार हमारे को +2 करना पड़ेगा और 43 टाइम्स हमारे को +1 करना पड़ेगा। यही तो करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया कि अगर लीप ईयर आ रहा है तो +2 करना है, अगर नॉन लीप ईयर आ रहा है तो +1 करना है। तो एक बारी डॉट्स कनेक्ट कर देते हैं कि अगर 2023 से 2081 तक कूदना है तो +1 +2 +1 +2 +1 +2 करना पड़ेगा। एक एक करके जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। शॉर्टकट निकालते हैं। शॉर्टकट क्या निकाला कि 2081 से लेकर 2023 तक टोटल कितने ईयर्स हैं? मेरे को दिखता है 58 ईयर्स हैं। अब इस रेंज में निकालना है कि इन 58 ईयर्स में से कितने ईयर्स ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल हैं और लीप ईयर हैं। वो निकाल लिया कि 15 साल ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल हैं और लीप ईयर हैं। बचे हुए 43 ईयर्स हो गए नॉन लीप। लीप ईयर्स में +2 करते हैं इसलिए 15 इंटू 2 कर दिया। नॉन लीप ईयर में +1 करते हैं इसलिए 43 इंटू 1 कर दिया। मतलब कि मेरे को दिया हुआ है कि 15 मई को अगर मंडे है तो 15 मई 2081 निकालने के लिए मेरे को +73 करना होगा क्योंकि 73 आ रहा है। 15 इंटू 2 30, 43 इंटू 1 43, दोनों को ऐड करा 73। ये जो हम यहाँ पे एक एक करके +2 +1 कर रहे थे, यहां पे हमने एक बड़ा नंबर निकाल लिया 73। ठीक है, अब मंडे में 73 ऐड करेंगे। आपको पता है कि एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, तो 73 को 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर आ रहा है 3। तो एक्चुअल में मंडे +73 का मतलब है मंडे +3, मतलब कि थर्सडे, कि 15 में 2081 को थर्सडे होगा। ये जो मंडे +73 करना था, अब एक एक करके आप ऐड करोगे तो बात तो एक ही पड़ेगी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो उसे 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आया 3। तो मंडे +73 इज इक्वल टू मंडे +3 ओनली। मंडे में अगर आप 3 ऐड करते हो तो आपके पास थर्सडे आता है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि 12 मई को क्या दिन होगा वो बताओ। 15 मई उसने पूछा ही नहीं है, उसने 12 मई पूछा है। ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए मैंने 15 मई से सीधा 15 मई कैलकुलेट करा। अब मैं 3 दिन पीछे चले आऊंगा 12 मई निकालने के लिए कि 12th में 2081 को क्या होगा, थर्सडे -3, क्योंकि 15 और 12 के बीच में 3 दिनों का फर्क है, दैट इज मंडे, कि 12 मई 2081 को सोमवार होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको इतनी लंबी रेंज दी हो, आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको पहले निकालना है कि दोनों के बीच में टोटल ईयर्स कितने हैं, निकाल लिया 58। उसमें आपको निकालना है कि लीप ईयर कितने हैं और नॉन लीप ईयर कितने हैं, ये दोनों निकाल लिए। अब उसमें लीप ईयर में +2 करना है, नॉन लीप ईयर में +1 करना है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने ऐड करने हैं वो निकाल लिया। मंडे +73 करा। अब इतना बड़ा नंबर ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आ गया। सिंपली मंडे में रिमाइंडर ऐड करा, थर्सडे आ गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये था आपका कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग पे। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो क्लियरली आप सीसैट को लेके काफी ज्यादा सीरियस हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करेंगे कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट, कि ये 4 हमारे को लेटर्स दिए हुए हैं, कह रहा है इसमें से गलत कौन सा है। मेरे को ये दिखता है कि ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं मिरर इमेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे?
अगर मैं u की मिरर इमेज निकालता हूं तो वो सेम रहती है u जैसी। अगर मैं s की मिरर इमेज निकालता हूं तो वो इस तरीके से हो जाती है। आप देखिए u की मिरर इमेज सेम आ रही है, s की मिरर इमेज बिल्कुल ऐसी आ रही है जैसी हमने बनाई। अगर मैं t की मिरर इमेज बनाता हूं तो वो सेम ही आती है। अगर मैं p की मिरर इमेज बनाता हूं तो वो कुछ इस तरीके से आती है। यहां पर इन्होंने मिरर इमेज को गलत रिप्रेजेंट करा हुआ है, तो यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया p। आपको पता है मिरर इमेज में सिंपल कुछ नहीं होता, ये होता है कि जो राइट में होता है वो लेफ्ट में चले आता है और जो लेफ्ट में होता है वो राइट में चले आता है। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यही होता है, तो इसका आंसर होगा डी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द वाटर इमेज ऑफ द फॉलोइंग इमेज। ये हमारे को इमेज यहां पे दी हुई है, इसकी हमारे को वाटर इमेज निकालनी है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएंगे कि इस पूरे चारों क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और आपको कहां पे प्रॉब्लम आई है। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। वाटर इमेज का मतलब होता है कि जो बॉटम में है वो टॉप पे चला गया और जो टॉप पे है वो बॉटम पे आ गया। ये मतलब होता है आपके वाटर इमेज का, कि जो नीचे है वो ऊपर चला गया और जो ऊपर है वो नीचे आ गया। मिरर इमेज में अलग था। मिरर इमेज में क्या था, जो राइट में है वो लेफ्ट में आ गया, जो लेफ्ट में है वो राइट में आ गया। मिरर इमेज में ऐसा हो रहा था। तो अब हमारे को ये देखना है कि वाटर इमेज में जो नीचे है वो ऊपर जाना चाहिए। ये वाला जो हुक है, ये ऐसा हुक जो है ये ऊपर जाना चाहिए। मेरे को दिख रहा है ऑप्शन डी में ये हुक नीचे ही है, ऑप्शन बी में भी ये हुक नीचे ही है। ठीक है, अभी मेरे को ये दिख रहा है कि ये जो हुक है ए और सी में ऊपर गया। ये हुक इस तरफ खुला हुआ है, ऐसा खुला हुआ है, मेरे को ये हुक ऐसे ही चाहिए जैसे इस तरफ खुला हुआ था, ये ऐसे ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने हुक की डायरेक्शन चेंज कर दी, मेरे को हुक ऐसा चाहिए था, इन्होंने ऐसा कर दिया। ऑप्शन नंबर सी में हुक एकदम सही आ रहा है, तो इसका आंसर सी होगा। आज के प्रैक्टिस सेशन में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपका क्या स्कोर रहा। मिलेंगे अगले सेशन में, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।